रुको तो मैं बताता हूँ। ये छत पे कर क्या रही है? क्या कर रही है छत पे? क्या कर रही हो तुम छत पे? अरे मैं ऐसी हवा खाने के लिए गई थी। हवा खाने गई थी या किसी से आंख में टक्का कर रही थी तुम? अरे मेरी बात तो सुनो, क्या कर रहे हैं? कौन था वो शख्स? कौन था वो लड़का जिसके साथ तुम्हारी शादी बातें चल रही थी? ऊपर कोई भी नहीं था, मैं सच कह रही हूँ, ऊपर कोई नहीं था। क्या कर रहे हो? मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, अंदर चलो। लगता है अम्मा ने फिर भाई के कान काट लिए। रोज आना तमाशा लग जाता है। चल के बाहर तफरी लेते हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो आप दोनों मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं? अरे भाई अब किस बात पे तमाशा लगाया हुआ है? क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? उसने जो कुछ देखा है तभी तो वो बोल रहा है। हाँ? यार मेरे घर में फिर से लगता है WWF। ओके ओके, आई लव यू टू। अल्लाह हाफिज। ये फुलझड़ी तेरे काबू में आने वाली नहीं है। अम्मी प्लीज, इतना घिनौना इल्जाम मुझ पर नहीं लगाए। मैं आपकी बहू हूँ, इस घर की इज्जत हूँ, कुछ तो ख्याल कर ले मेरा। इज्जत और शराफत? इज्जत और शराफत की बात करती हो तुम? देख ली तुम्हारी इज्जत और शराफत। दबा दे यहाँ से। क्या सोच रहे हो कादिर? इस बदनामी के दाग को अभी फारिग करो, अभी। तलाक देकर इसको निकालो घर से। नहीं अम्मी प्लीज, खुदा का वास्ता ऐसा मत करें। कोई जगह नहीं तेरी इस घर में। दबा जा मेरे घर से। तुझे मैंने आजाद किया। अभी मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आप निकलो। तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। निकल। और तलाक तुझे भेज दूंगा मैं। इन्हें हराम किया हुआ था। भैया भाभी का मोबाइल तो चेक कर लेते। पूरा दिन फोन पे किसी से चैट करती रहती थी। और तुम सारा दिन घर में क्या करते रहते हो? भैया अम्मा ठीक कह रही हैं। जब से भाभी घर पर आई हैं, दुनिया वाले कह रहे हैं कि भाभी आई कि आफत आई है। सब्जी वाला हो, फल वाला हो, दूध वाला हो, सबके साथ भाभी फ्री हो जाती है। क्या जल्दी से, दिन खत्म हो गया, काम नहीं खत्म हो रहा। अरे क्या हो गया? अरे किसी उचक्के ने परस तो नहीं छीन लिया तेरा? नहीं अम्मा, किसी उचक्के ने मेरा पर्स नहीं छीना, बल्कि उससे भी बड़ी बात हुई है। ऐसा क्या हो गया? दिल हौल दिया है मेरा, जल्दी बता। अम्मा, उसने मुझे तलाक दे दी है। अरे तेरा ही कोई कसूर होगा जब भी उसने तुझे तलाक दी है। नहीं अम्मा, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो लोग मुझ पे झूठे झूठे गंदे गंदे इल्जाम लगाते हैं। कहते हैं कि मैं मोहल्ले के लड़कों को ताड़ती हूँ और मेरी सास मेरे और मेरे शौहर के दरमियान लड़ाई करवाती है। वो सास नहीं है अम्मा, वो हिटलर है, हिटलर। अरे तू हौसला रख, बिल्कुल फिक्र नहीं कर। मैं बात करूंगी कादिर से खुद जाकर। अरे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देख, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। अरे वो हिटलर है तो तू लेडी डायना क्यों बनी? तू भी जवाब सवाल करती ना उनसे। मैं देखती हूँ कितनी बड़ी हिटलर है। अरे तू जल्दी से जा, मेरा बटवा लेकर आ। पानदान के पास पड़ा हुआ है, जैसे नई आई है इस घर में। चादर उठा के ला जल्दी से मेरी। काउंसलर को लेकर जाऊंगी। हल्का लिया है क्या तूने अपनी माँ को? चल तू ऊपर जा और चादर भेज। वो नन्ही तो वही बैठ गई जाके। अरे दरवाजा खोल, मैं लड़ने नहीं आई हूँ, अपनी बच्ची के लिए बात करने आई हूँ। कैसे तलाक दे दी? किस रिश्ते से आई हो? क्यों दरवाजा खोलूं? जा दफा हो जा, मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूंगी। अरे मैं तेरे महल्ले में जो कमेटियां डाली है ना, तूने पटा पटा के लोगों से सब तोड़वा दूंगी। देख बहुत सावित्री बनती है। तू दरवाजा खोल, नीचे आ, फिर बताऊंगी मैं तुझे। जा जा, खौलता हुआ पानी चूल्हे से लेके आ, मैं इसके मुंह पे डालूं। ऐसी धमकियां नहीं देना किसी को। मैं नहीं डरने वाली। ये किसी धमकी और नहीं को दे रही देना। मैं। ये धमकियां किसी और को डालूंगी। देना, मुझे मत देना। मैं नहीं डरने वाली। अभी पता चल जाता है। अरे नीचे आ, फिर बताती हूँ तुझे। ये अभी पता चल जाता है। आई है। अरे बिल्किसन, अरे खुदा तेरा सत्यानाश करे। अरे तूने मेरे ऊपर खौलता हुआ पानी डाला, मैं तेरे ऊपर खबर की मट्टी डालूंगी। अल्लाह करे तेरी बेटी के ससुराल वाले भी तेरे पे कोले डाले देखते हुए। नॉट रिस्पॉन्डिंग क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम कोमल। शेरोज का कोई आता पता? आई एम ट्राइंग टू कॉल हिम, आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करा फ़ोन। जिनकी कॉल आई थी वो कह रहे थे मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो 3 दिन के लिए छुट्टी पे गए हैं। ओहो अच्छा, चलें मेरी बात करवा दें फिर लैंडलाइन पे उससे। अच्छा सेकेंडली कोमल, आप आई थिंक आपके एग्ज़ाम्स भी ख़त्म होने वाले हैं, रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप तो एज एन इंटर्न ही यहाँ काम करेंगी। वील नीड अ न्यू रिसेप्शनिस्ट दैन। आप कुछ लाइन अप कर लें इंटरव्यूज़ लोगों के, ठीक है? कोई ईमेल, कोई डाक,
वो काफ़ी देर से वो खातून आपका वेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। कॉफ़ी अगर पॉसिबल हो तो दूध से कह के भिजवा दें। आइए आप प्लीज़ कम विद मी। आपका नाम? आइए तशरीफ आइए। चाय पियेंगी कॉफ़ी? अच्छा प्लीज़ तशरीफ रखिए। जी बताइए, पहले तो अपना नाम बताइएगा मुझे। मैडम मेरा नाम आसमा है। मैंने आपको मॉर्निंग शो में देखा था, आप उसमें औरतों के हकूक़ के लिए बहुत अच्छी बातें कर रही थी। असल में हमारे मुल्क में अलमिया ही यही है, लोगों को अपने हुकूक के बारे में आगाही ही नहीं है। एनीवे बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? मेरी 1 साल पहले शादी हुई थी। मेरे शौहर कादिर ही घर के वाहिद कफ़ील हैं। घर में उनकी बेवा, वालदा और 2 छोटे बहन भाई हैं। कादिर ने शादी के पहले दिन ही मुझसे कह दिया था कि उनका सब कुछ उनकी फैमिली है, बस उनको कोई तकलीफ़ मत देना। मैंने हर तरह से उनकी फैमिली का दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। अस्मा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? और ये खून कैसा? आज आपके घर में मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। अम्मी ने मुझे बहुत डांटा, गालियां भी दी और हाथ भी उठाया। मगर क्यों, किस बात पे अम्मी को इतना गुस्सा आया? तुमने कुछ कहा? आपकी अम्मी को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हूँ। उनको लगता है मैं आप पर कब्जा कर लूंगी और आपकी दौलत पर भी कब्जा कर लूंगी, जबकि मैं तो आपसे पैसा तक नहीं लेती। आप सारे पैसे हमेशा अम्मी के हाथ में देते हैं। देखो अस्मा, मैंने तुम्हें पहले दिन ही कह दिया था कि घर के अंदर सास बहू की चिक चिक मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। अम्मा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मैं भी अम्मा के बगैर नहीं रह सकता। और ये बात नहीं है, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और मेरे घर वाले मेरे लिए सब कुछ है, मगर बिला वजह कि मैं तुम्हारी साइड नहीं ले सकता। कादिर बहुत अच्छे शौहर, लेकिन अपनी माँ की मुट्ठी में है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं घर में एडजस्ट हो जाऊं। उन लोगों ने मुझे तलाक दिलवा कर ही छोड़ी, और वो भी इतने घिनौना इल्ज़ाम लगाकर मुझे तलाक दिलवाई कि मैं अपनी नज़रों में ही गिर गई। तलाक आपको रिटर्न भेजी गई है, ज़बानी भेजी गई है, फाइनल हो गई है, क्या स्टेटस है? उस वक्त तो उन्होंने मुझे तलाक दे रहा हूँ कहकर घर से निकाल दिया था, लेकिन बाद में उनके वकील ने मुझे 2 नोटिस भिजवा दिए। मैडम, अगर उन्होंने मुझे तीसरी तलाक भी दे दी तो मैं कहीं की भी नहीं रहूँगी। आप पैचअप करना चाह रही हैं अपने शौहर से? जी, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी फैमिली के हिसार में है। मैं चाहती हूँ कि उनकी सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएं और वो मुझे अपना लें। ज़बानी तलाक की कानून की नज़र में कोई हैसियत नहीं होती। अगर शौहर यूनियन काउंसिल को तलाक का नोटिस ना भेजे तो पाकिस्तान में राइज कवानीन के तहत तलाक गैर मुअस्सर हो जाती है। हत्ता कि अगर यूनियन काउंसिल ने भी तलाक का सर्टिफिकेट जारी कर दिया हो मगर बीवी को तलाक का नोटिस मुनासिब तौर पर ना भेजा जा सका हो तो ऐसी तलाक को अदालत में चैलेंज भी किया जा सकता है। सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा, दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा, खोलूं जो बाहें बस गम ये सिमट रहे हैं, आंखों के आगे लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, जान कैसे कोई कादिर, सहता जुदाई है। कादिर और मजनू, तुझे आवाज लगा रही हूँ, खाना तैयार है। उस लड़की को लेके बैठे हुए हैं बस। तुम दोनों के बदले तो कोई लड़के हो जाते मेरे दो तो क्या ही अच्छा होता, मगर नहीं, अल्लाह भी मुझे आजमाइशों में डाले चला जा रहा है, डाले चला जा रहा है। अल्लाह, कितनी मुश्किल से इस बड़ी का रिश्ता मिला था। वो दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है,
उस कमबख्त की टांगे तो यूं टेढ़ी थी। तलाक दे दिए तुमने, भूल जा। अम्मा आप मुझे क्या सुना रही हैं? ना ही तलाक में मेरी मर्जी शामिल थी और ना ही शादी में मेरी मर्जी शामिल थी। ये जो जबान चल रही है ना तेरी, कतर 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 कैची की तरह, अरे इसी वजह से तलाक दी होगी उन्होंने। अरे जन्म जली, मैंने तो सोचा था एक निमट गई दूसरी भी निमट जाएगी, मगर नहीं। अरे अल्लाह, तलाक याफ्ता को भला कौन रिश्ता देगा? यहाँ कुंवारियों के रिश्ते नहीं मिल रहे। तेरे लिए लड़कियों की कमी है क्या? एक से एक खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगा दूंगी, जिस पे हाथ रखेगा मेरा बेटा उसी से शादी करवाऊंगी। अम्मा अब मुझे शादी नहीं करनी, बल्कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। भला अब कोई उम्र है मेरी शादी करने की? अम्मा इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर इतना ही खटक रही हूँ आपको तो निकाल के फेंकना मुझे घर से बाहर। 2 वक्त की रोटी भी आप पे भारी पड़ती है मेरी। ये लो, अम्मा बाबा की इज्जत मिला दी खाक में और 2 रोटियों की फिक्र अभी भी खाई जा रही है। अरे इतनी गैरतमंद होती ना तो माँ के पास ना आती, नेटी जेटी के पुल पे जाती, छलांग लगाती, जान दे देती अपनी। कमबख्त मारी। अरे किस किस को बोलूंगी, किस किस को बताऊंगी, क्या बताऊंगी कि क्यों लड़की आके बैठ गई। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बताएं चाय पियेंगे या कॉफ़ी? नहीं मैडम, बहुत शुक्रिया। आप बताएं मुझे क्यों बुलाया था? आसमा अब क्या चाहती है? मुझे और कितना रुस्वा करेगी? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता बाहमी एतमाद का रिश्ता होता है। मैडम वो रिश्ता टूट चुका है, मैं उसे तलाक दे चुका हूँ, और ऐसी बेहया लड़की का मुकद्दर तलाक होती है। देखें, आपको ज़रूर गलत फहमी हुई है। आपकी बेगम तो बहुत सीधी सादी सी खातून है। शादी से पहले भी वो किसी में इंटरेस्टेड नहीं थी। आपने रिश्ता भेजा, उसने सादतमंदी दिखाई और जहाँ उनकी वालिदा ने कहा वहाँ उसने हाँ कर दी। मैंने खुद देखा कि एक मोहल्ले का लड़का उसको इशारे कर रहा था। किस किस्म की बात करते हैं कादिर साहब? मोहल्ले के लड़के को देखा है ना आपने इशारे करते हुए, अपनी वाइफ को तो रिस्पॉन्ड करते नहीं देखा ऐसे। इसमें एक औरत का क्या कसूर है कि कोई सड़क पर भी अगर आपको छेड़ दे तो उसमें औरत के कैरेक्टर को क्यों खराब कहा जाता है? पता नहीं क्यों अपनी बीवी पर शक करते हैं। बहुत सीधी सादी सी खातून है। आपको जाती तौर पर तो वैसे कोई शिकायत नहीं है उनसे। मैडम फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? देखें, ठंडे दिल ठंडे दिमाग से सोचें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मैं आसमा को यहाँ ऑफिस में बुलवा लेती हूँ। जितने भी गिले शिकवे हैं यहाँ मेरे सामने बैठ के आप डिस्कस कर लें और हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी आपकी डिवोर्स फाइनल नहीं हुई। हम अभी भी चीज़ें संभाल सकते हैं, सिर्फ बैठ के ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करनी है। ठीक है मैडम, मगर मैं ये फैसला खुद नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी वालिदा से मशवरा करके फिर आपको बताऊंगा। क्या हो गया है कादिर तुझे? तेरी गैरत घास चरने चली गई है क्या, जो तू उस बेहया को वापस घर लाने की बात कर रहा है? अरे अम्मा बैठे तो सही। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती इस मामले में। अम्मा सुने ना, बात तो सुने मेरी। बैठे बैठे प्लीज बैठे। अम्मा देखिए, हो सकता है हम सबकी गलत फहमी हो। आसमा गलत किरदार की मालिक ना हो। तूने अपनी आंखों से देखा था ना, गली के लड़के से आंख मटका कर रही थी ना, क्या या नहीं? अरे मेरा जवान लड़की का साथ है, कौन आएगा रिश्ता लेने? अम्मा हो सकता है मेरी नजर का धोखा हो। वो वकील है ना आमना कबीर, उनकी एक बात मेरे दिल को लगी। वाह, बहुत खूब। वो लड़की वकीलों के पास भी पहुंच गई। अरे अक्ल के अंधे, वो तेरी मोहब्बत के रिश्ते को जोड़ना नहीं चाहती। उसकी नजर तेरी जायदाद पे है, तो क्यों नहीं समझता कादिर? खैर, तेरी मर्जी। तू अपनी मर्जी का मालिक मुख्तियार खुद है। सच है, हम तो तेरे दिए हुए टुकड़ों पे पल रहे हैं ना। हमें अपना फैसला तुझ पर थोपने का कोई हक नहीं है। मैं तो अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार पे चली जाऊंगी। ले आओ तुम उसको, खुश रहो तुम। अरे अम्मा
मेरी प्यारी अम्मा, कैसी बातें कर रहे हो अम्मा? देख अम्मा, जैसे तू बोलेगी ना मैं वैसे ही करूंगा। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है ना तो मैं उसको घर में नहीं लेके आऊंगा। देख, तुम्हारे बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा सकता। तू ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। शरई कवानीन के तहत शौहर के इंतकाल के बाद अगर शौहर से बच्चे ना हो तो बीवी को शौहर की जायदाद में से 1/4 हिस्सा मिलेगा और अगर बच्चे हो तो बीवी का हिस्सा 1/8 बनेगा। अरे अक्कल के अंधे, वो तेरी मोहब्बत के रिश्ते को जोड़ना नहीं चाहती। उसकी नजर तेरी जायदाद पे है। कि मैं तो आपसे पैसा तक नहीं लेती। आप सारे पैसे हमेशा अम्मी के हाथ में देते हैं। मेरा बच्चा, मेरा तो क्या हो गया, कैसे चला गया? ये तो मेरे दिन से जाने के मेरे बच्चे को कैसे ले लिया? मेरा भोला, मेरा भाई, मेरा मैं कैसे जीऊंगी? मैं अपने बेटे के बगैर कैसे जीऊंगी? मेरा सहारा भैया, हौसला करो। क्या हो गया बिल्किस बहन? तुम दोनों कैसे यहाँ पे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? चले जाओ यहाँ से। मरने वाला से हमारा भी कोई रिश्ता नहीं है मेरे बेटे के साथ। हमारे भाई ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया था। चले जाओ। मेरी बच्ची को आखिरी दीदार करना था। बेटी मेरे भाई को दबा दो। हमें ले जाओ। मेरी जान है मेरे वाला। मेरी भी क्या किस्मत है मैडम, ना कादिर ने रुजू करने की कोशिश की, तीसरी तलाक भी दे दी और खुद भी दुनिया से रुखसत हो गया। ये बहुत अफसोस है कादिर की वफ़ात का। जब मेरे पास ऑफिस मिलने आया था तो मुझे तो बिल्कुल लग रहा था कि वो कन्विंस्ड हो चुका है, सुलह सफाई की भी बात करना चाह रहा था, लेकिन उसने यही कहा था कि वो इतना बड़ा फ़ैसला अपनी वालिदा से मशवरा किए बगैर नहीं कर सकता। मेरा ख्याल में घर गया है, उसकी वालिदा ने फिर भड़काया और उसने फाइनल डिवोर्स भेज दी। फिर मैडम वो लोग इतने घटिया हैं, उन्होंने मुझे और अम्मी को कादिर के जनाजे से घर से बेइज्जत करके धक्के देकर निकाल दिया। कादिर का आखिरी दीदार भी नहीं करने दिया। चलो जाने दो, उसकी फैमिली को भी क्या मिला ये सारी सियासतें करके, उनका अपना बेटा ही दुनिया में नहीं रहा। अब आप भी छोड़ दें, पुरानी बातों की तरफ ध्यान ना दें, कल का सोचें, आगे का सोचें। क्या सोचा है आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में? कादिर तो रहे नहीं, अब मेरा हक महर कौन देगा? कादिर बेशक इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आपका हक महर देना अब उसके वर्सा की जिम्मेदारी है। मैडम वो लोग तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, तो हक महर कैसे देंगे? अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? देखिए, पहले तो कादिर के घर वालों से बात करके देखें, अगर वो आपका हक महर अदा करने पर राजी नहीं हो रहे तो फिर हम अदालत के जरिए आपको हक महर दिलवाएंगे। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट आसमा साहिबा तलाक के बाद अपनी इद्दत के तीसरे रोज में थी कि उनके साबिक शौहर कादिर साहब एक हादसे में जाँ बहक हो गए।
योर ऑनर, सूरत हाल ये है कि शादी के वक्त मेरी क्लाइंट आसमा साहिबा का 5 लाख रुपए हक महर तय पाया था, जो अब तक वाजिबुल अदा है। मरहूम कादिर साहब ने ना तो शादी के बाद ये हक महर की रकम अदा की और ना ही तलाक के बाद, जबकि मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट 1961 के मुताबिक औरत को उसका हक महर अदा करना लाजिम करार दिया गया है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मरहूम के वर्सा को पाबंद किया जाए कि वो मरहूम के असासों में से मेरी क्लाइंट आसमा साहिबा को उनके हक महर की रकम अदा करे। योर ऑनर, महर औरत का हक है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन दरख्वास्त गुजार का दावा ही बेबुनियाद है क्योंकि मरहूम कादर ने निकाह के वक्त उनकी हक महर की रकम 5 लाख रुपए कैश अदा कर दी थी। योर ऑनर, वकील साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अगर वाकई में हक महर की रकम निकाह के वक्त अदा कर दी गई होती तो निकाह नामे पर दर्ज होता कि हक महर की रकम अदा कर दी गई है। इसके बरक्स निकाह नामे पर दर्ज है कि हक महर इंदुल तलब है, यानी तलब करने पर हक महर अदा किया जाएगा। देखिए मेरे सामने हमारे पास इस तरह के रोजाना केस अदालत में आते हैं जिनमें मर्द की तरफ से यही दावा किया जाता है कि उसने हक महर अदा कर दी है, जबकि ना कोई गवाह होता है ना सबूत होता है। अदालत ठोस शहादतों को बुनियाद पर फैसला करती है। इस केस में निकाहनामे में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि हक और महर इंद तलब यानी कि अदा नहीं किया गया। अगर डिफेंडेंट के पास कुछ सबूत है तो अदालत में पेश करे, वरना हम अपना फैसला सुनाएंगे। जज साहब, मैं कुछ कहने की इजाज़त चाहता हूँ। आपको जो कुछ कहना है आप कटहरे में हक कहें। जज साहब, मेरा नाम जाहिद है और मैं कादिर मरहूम का छोटा भाई हूँ। जज साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आसिमा साहिबा का महर अदा करना हमारी जिम्मेदारी है तो ये जिम्मेदारी हम नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है कि हम 5 लाख रुपए का इंतजाम कर सकें। शोहर मर जाए और हक महर अदा न करे तो ये वर्सा की जिम्मेदारी है कि उसके असासे बेचकर उसकी बीवी को हक महर की रकम अदा करें। सर, भाई असासे और जायदाद छोड़कर गए, मगर अभी तक तो हमने सक्सेशन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया। ये अदालत मरहूम कादर के वर्सा को 1 माह का वक्त देती है कि वो मरहूम कादर के असासे फ़रोख्त करके मरहूम की बीवी को मुबलिक 5 लाख रुपए हक महर की रकम अदा करें। अदालत बर्खास्त की जाती है। जब तक आसमा इस घर में थी मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता, अब ये लड़की तो कुछ भी नहीं कर पा रही। अम्मा, खाना कब तक तैयार हो जाएगा? तुम्हें तो हर वक्त ठूसने की लगी रहती है, खाना खाना खाना। ये सोचो अदालत से फैसला आया है, 5 लाख हक महर कहाँ से देंगे? माँ, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और मैं महर क्यों अदा करूं? वो बीवी भाई की थी मेरी। अम्मा, मैंने तो सुना है मरने वाले का कर्ज अदा ना किया जाए तो उसकी रूह भटकती रहती है। बकवास मत कर। अभी तो भाई के अकाउंट सीधे, अभी टाइम लगेगा। अम्मा, अरे तो मुझे ले चल, मैं उसकी माँ हूँ, सारे बैंक के अकाउंट खुल जाएंगे। तुम्हारा अब्बा जब मरा था तो उस दिन मैं तुम्हारे चाचा के घर में घुस गई थी, कलेजे से निकाल के ले आई थी। अम्मा, वो चाचा था, ये बैंक है, यहाँ कानूनी कार्रवाई की जाती है और उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और कल सबने वकील साहब के पास जाना है दस्तखत करने के लिए। अरे दस्तखत तो हो जाएंगे, मगर उस नागन का मुंह कैसे बंद करेंगे जो फुर्कियां मार रही है? अम्मा, अब तो उस इच्छाधारी नागन के साथ अदालत भी है। अम्मा, मेरी बात सुन लो, इधर आओ, मेरे पास एक प्लान है, वो सुन तो लो। पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट 1964 के तहत बच्चे को बेटे के बालिग होने की उम्र तक और बेटी की शादी होने तक इखराजात उठाने का जिम्मेदार करार दिया गया है। अस्मा, आपको मैंने ऑफिस आने के लिए इसलिए जहमत दी थी कि आज अखबार के क्लासिफाइड एड्स में एक इश्तिहार छपा है और इससे आपका ताल्लुक है। ये एड है कि हर खास व आम को मुतला किया जाता है कि मरहूम अब्दुल कादिर वल्द अब्दुल सलीम की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की सक्सेशन उनके कानूनी वर्सा हाजरा बेगम, जाहिद और गजाला के नाम मुंतकिल की जाती है। अगर किसी को एतराज़ हो तो इस इश्तिहार की इशाअत के 15 यौम के अंदर तहरीरी तौर पर दावा दायर करें। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस सक्सेशन के इश्तिहार में आपका नाम क्यों नहीं है। उनकी जायदाद में मेरा हिस्सा कैसे हो सकता है? मुझे तो डाइवोर्स हो चुकी है।
ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, आपके राइट्स डेफिनेटली हैं। पहले मुझे ये बताएं कि मरहूम की जायदाद कितनी है? उनका एक मकान है और मार्केट में परचून की एक शॉप है। बैंक बैलेंस मिलाकर कोई 4-5 करोड़। ये मरहूम की फैमिली आपका हक मारना चाह रही है। आपका मरहूम की जायदाद में हक भी बनता है और इसके अलावा जो हक मेहर की रकम है वो भी इसी प्रॉपर्टी में से आपको मिलनी है। हम अदालत के ज़रिए इस सक्सेशन को चैलेंज करेंगे और आपका हक दिलवा के रहेंगे। योर ऑनर, हम पिटिशनर के लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करते हैं। पिटिशनर्स ने अब तक बदनीयती का मुजाहरा किया है, अदालत में गलत बयानी से काम लेते रहे हैं और अदालत से फैक्ट्स भी छुपाए गए हैं। योर ऑनर, हकीकत ये है कि मेरी क्लाइंट आसमा साहिबा तलाक के बाद इद्दत में थी कि उनके साबिक शौहर कादिर साहब एक एक्सीडेंट में वफात पा गए। योर ऑनर, कानून के मुताबिक अगर तलाक के बाद इद्दत के दौरान शौहर की वफात हो जाए तो औरत को अपने मरहूम शौहर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलता है। योर ऑनर, पिटिशनर्स का डे 1 से मेरी क्लाइंट के साथ इम्तियाजी सलूक रहा है और हमेशा से कोशिश रही है कि मेरी क्लाइंट के लिए जिंदगी में किसी ना किसी तरीके से मुश्किलात पैदा की जाएं। योर ऑनर, पिटिशनर्स ने पहले मेरी क्लाइंट का घर तोड़वाया, उसे तलाक दिलवाई और अब इनकी पूरी कोशिश है कि मेरी क्लाइंट को उसका कानूनी हक ना मिले। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट का अपने मरहूम साबिक शौहर की जायदाद में हिस्सा है और पिटिशनर्स ने बदनीयती की बुनियाद पर जब कोर्ट में सक्सेशन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन जमा करवाई तो उसमें मेरी क्लाइंट का नाम मेंशन नहीं किया गया। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट के साथ ये सरासर नाइंसाफी है और सर इन्होंने तो अदालत के सामने भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है, हकायक को छुपाया है। इन्हें तो 193 का नोटिस जारी करना चाहिए। योर ऑनर, यकीनन मरहूम के तरके में अस्मा बीबी का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन शर्त यह है कि मरहूम कोई वसीयत छोड़कर ना जाते। लेकिन यहाँ तो बाकायदा एक वसीयत मौजूद है जो मरहूम लिखवा कर गए। योर ऑनर, मरहूम ने अपनी जिंदगी में ये वसीयत मुझे लिखवाई थी। इस वसीयत के मुताबिक मरहूम अपने तमाम असासे और दुकान अपने छोटे भाई जाहिद के नाम कर गए हैं, जबकि मरहूम अपना मकान अपनी वालदा और गैर शादीशुदा बहन के नाम कर गए हैं। योर ऑनर, इस वसीयत में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मरहूम की बीवी अस्मा बीबी का इस जायदाद से कोई हिस्सा, कोई ताल्लुक नहीं होगा। योर ऑनर, हमारी नॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं है कि इस किस्म की कोई वसीयत एग्जिस्ट भी करती थी। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं ये वसीयत देख सकती हूँ सर? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। योर ऑनर, इस वसीयतनामे पर एक सरसरी नज़र डालने के बाद भी कुछ सवालिया निशान उठते हैं। सबसे पहली बात तो सर, ये वसीयतनामा अटेस्टेड नहीं है, जिससे इसकी क्रेडिबिलिटी पर शक होता है। और सेकेंडली सर, इस वसीयतनामे पर जो डेट दर्ज है वो मरहूम कादिर साहब की शादी के 1 महीने बाद की है। और योर ऑनर, एक सवाल ये भी उठता है कि शादी के 1 महीने बाद कादिर साहब को वसीयतनामा लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई और फिर उस वसीयतनामे में अपनी नई नवेली दुल्हन को किसी भी किस्म का जायदाद में हक क्यों नहीं दिया गया। और इसके अलावा योर ऑनर, ये साबित करने के लिए कि ये फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, मेरे पास इस वक्त मरहूम कादिर साहब और अस्मा साहिबा का निकाहनामा भी मौजूद है और ये सो कॉल्ड वसीयतनामा भी। अगर आप इसको मुलायजा करें तो इन दोनों पर कादिर साहब के सिग्नेचर्स डिफरेंट हैं। मैंने बोला था ना, कोई अच्छा सा वकील कर लो, थोड़े पैसे हाथ डाल लेते। योर ऑनर, अगर इस वसीयतनामे को किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा जाए तो वो सर्टिफाई कर देगा कि ये हैंडराइटिंग मरहूम कादिर साहब की नहीं है और ये फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है।
योर ऑनर, अगर हम वकील साहब के क्लाइंट्स की बदनीयती और क्राइम को एक लम्हे के लिए नजरअंदाज भी कर दें और इस जाली डॉक्यूमेंट को असली भी मान लें, तब भी योर ऑनर मेरे क्लाइंट की शरई और कानूनी हक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आसमा साहिबा का अपने मरहूम साबिक शौहर की प्रॉपर्टी में हिस्सा है और सक्सेशन सर्टिफिकेट में उनका नाम भी शामिल होना चाहिए। योर ऑनर, ये वसीयतनामा बिल्कुल असली है और इस पर विटनेस में मरहूम के वालदा के दस्तखत, यानी उनकी अपनी मौजूदगी में ये वसीयत लिखी गई थी। इसकी तस्दीक के लिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मरहूम की वालदा का भी मौका सुन लिया जाए। इजाज़त है। जज साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ, कादिर का मकान और दुकान मेरे शौहर की मलकियत थी, मगर जब वो बीमार हुए थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जायदाद और मलकियत मेरे बड़े बेटे कादिर के नाम सौंप दी थी। उस घर में मेरी शौहर की यादें जुड़ी हुई, मैं और मेरा बेटा, मेरी बेटी उस घर में रहते हैं। वो हमारा खानदानी घर है। हम आसमा को कैसे हिस्सा दे? मेरा मतलब है, जायदाद बेचेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आसमा को हिस्सा देने के बजाय हमारे बगैर कुछ नहीं बचेगा। इतने पैसे नहीं होंगे कि हम अपना घर ले सके, और इतने वसाइल भी नहीं है हमारे पास कि 25% हिस्सा आसमा को दे। जज साहब, ये लालची औरत है, सिर्फ हमारी जायदाद का बंटवारा करना चाहती है। जब मेरा बेटा जिंदा था तब तक तो उसकी वफादार नहीं थी, अब उसकी जायदाद में हिस्सा बंटने आ गई है। जज साहब, ये वसीयतनामा असली है, मैं गवाह हूं, मैं मां हूं उसकी। योर ऑनर, इस औरत को तलाक सिर्फ इसलिए दी गई कि इसका शौहर इसके चाल चलन से बदजन था, और योर ऑनर, इस औरत को उस शख्स की जायदाद से कैसे हिस्सा दिया जा सकता है जबकि वो इससे शदीद नफरत करता था और उसे तलाक दे चुका था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरी क्लाइंट की इस अदालत में किरदार कशी की जा रही है जबकि हकायक कुछ और हैं। सर, मरहूम कादिर साहब से मेरी भी बातचीत हुई थी उनके मरने से कुछ अरसे पहले, और वो अपनी बीवी से रिकंसिलिएशन करना चाहते थे, अपना घर जोड़ना चाहते थे, तलाक का फैसला वापस लेना चाहते थे। ये तमाम तो साजिश थी मरहूम की फैमिली की, जिन्होंने अपने बेटे का घर बर्बाद किया। और योर ऑनर, वकील साहब पूछ रहे हैं कि किस हक से मेरी क्लाइंट अपने मरहूम साबिक शौहर की जायदाद में हिस्सा मांग रही है। योर ऑनर, लॉ प्रोटेक्ट करता है मेरी क्लाइंट के राइट्स, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह माँ बाप अपनी औलाद को आग कर दें फिर भी वरासत का कानून उनके राइट्स प्रोटेक्ट करता है। बच्चों के अपने वालिदैन की जायदाद में से हक सल्ब नहीं किया जा सकता। इसी तरह से योर ऑनर, कानून तो ये भी कहता है कि तलाक के बाद अगर दौरान इद्दत शौहर की वफात हो जाए तो बीवी को उस जायदाद में से हिस्सा मिलता है। और योर ऑनर, इस केस में क्योंकि मरहूम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मेरी क्लाइंट को उस जायदाद में से 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए। पेश किए गए शवाहिद और सबूतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जायदाद की तकसीम में मुसम्मात अस्मा का दावा दुरुस्त है। लिहाजा ये अदालत लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट में अपना नाम शामिल करवाने की दायर करदा दरखास्त में मुसम्मात अस्मा को कानूनी वारिस तस्लीम करती है। चूँकि मुसम्मात अस्मा के शौहर का इंतकाल दौरान इद्दत हो गया था, लिहाजा ये अदालत नाजिर को हुक्म देती है कि उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद में से बेवा को 1/4 हिस्सा अदा किया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है।